गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 8 9 जुलाई को आज हम कवर करेंगे और 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को लेकर देखने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और जो आज के 10 एरियाज़ हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो डिस्कशन हमारा होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो इंडिया वियतनाम रिलेशंस को लेकर रहेगा। G7 कंट्रीज़ को लेकर क्वेश्चन एक रहने वाला है। फ्लैग कोड को लेकर डिस्कशन करेंगे। देन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये सोशल इशू से एक टॉपिक है जिसके ऊपर एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को जानेंगे। इकॉनमी एरिया से गिग इकॉनमी के बारे में क्वेश्चन होगा। वर्ल्ड बैंक रोड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में एक नेशनल इशू है, वो देखेंगे। वंस अगेन एक आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर है। इंटरनेट एक्सेस जो पॉलिटी का एक एरिया है उसको डिस्कस करते हुए वंस अगेन जो गोल प्रोग्राम है, एक और सोशल इशू, इसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपके लिए कट ऑफ जो है वो है 6 की। यहाँ पर मतलब आपको 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं 10 में से आप कितना स्कोर करने वाले हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको अपने आप को 1 मार्क देना है। अगर क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो 0, चाहे गलत भी हो तब भी 0 ही स्कोर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एक ही सिचुएशन में होगी, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको करेक्ट बताना है और आप इनकरेक्ट बताते हैं, या फिर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो आप करेक्ट बताते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप क्वेश्चन को मिस रीड करते हैं, जैसे कि एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बार होता है। चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि इंडिया वियतनाम को लेकर पूछ रहा है। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट इंडिया वियतनाम को लेकर सही है? बोथ साइड्स ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक अग्रीमेंट को साइन किया है क्या? हो सकता है। इंडिया ने क्या कोई लाइन ऑफ क्रेडिट वियतनाम को ऑफर करी है? मे बी। क्या दोनों ने कोई डिफेंस प्रोटोकॉल अग्रीमेंट साइन किया था 2000 के अंदर, ये 2000 मतलब आज से 22 साल पहले? ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। देखिए इंडिया वियतनाम जो है इनके बीच में बॉन होमी, इनके बीच में जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही चाइनीज़ जो डोमिनेशन है उससे परेशान हो चुके हैं। वियतनाम परेशान रहता है चाइनीज डोमिनेशन को लेकर साउथ चाइना सी के अंदर, और भारत परेशान रहता है चाइना को लेकर व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि दोनों ही लोकेशन, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या इंडो पैसिफिक एरिया हो या इंडियन ओशन हो, वहां पर चाइनीज अपने डोमिनेशन दिखाते रहते हैं और दोनों ही काफ़ी वोकल रहे हैं। इंडिया की बात करिए या वियतनाम की बात करें, चाइनीज के अगेंस्ट में। ठीक है, ये दोनों इस तरीके की कंट्रीज है जो चुपचाप सब कुछ देखती रहे, सुनती रहे, बर्दाश्त करती रहे। ऐसा दोनों के साथ नहीं है, दोनों ही काफ़ी वोकल है। जब भी चाइनीज़ इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं इनके एरियाज़ में, दोनों ही यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं। तो दोनों के बीच में अग्रीमेंट्स होना ज़रूरी भी था और यहाँ पर यह लॉजिस्टिक अग्रीमेंट भी साइन किया गया है। एक हमने डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट 500 मिलियन की ऑफर करी है। डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट होता है जैसे कि एक तरीके का किसी का खाता शुरू कर देना। तो वियतनाम को कहा कि देखिए 500 मिलियन तक आपको जो भी परचेज करना कर लीजिए डिफेंस एरिया में हमसे, और पैसे आप बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक जो ऑफर है वो उनको दिया गया है। और ये डिफेंस प्रोटोकॉल भी हम काफ़ी पहले से शुरू कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि G7 कंट्रीज को लेकर है। पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री G7 कंट्री नहीं है? ठीक है, नोट दिया है तो एग्जाम में इस नोट को सर्कल में जरूर डालिएगा। कनाडा, जापान, चाइना, इटली। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं। G7 कंट्रीज की बात करें तो इसमें यूएस आता है, यूके आता है, कनाडा आता है, फ्रांस है इसमें, इटली है इसमें, और एशिया सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि है जापान। ठीक है, और यूरोप से अगर आप देखेंगे फ्रांस, इटली, यूके एंड जर्मनी भी है जहां पर इस बार की समिट हुई है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका से यूएस और कनाडा आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सो एशिया से सिर्फ एक ही कंट्री है जापान, चाइनीज इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस बार की जो 48 G7 मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई है? वो जर्मनी में हुई है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ज्वाइन किया। और पिछली बार जो G7 की 47th मीटिंग हुई थी वो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग करी गई थी, यूके ने उसे अपनी प्रेसिडेंटशिप दी थी। करेक्ट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि फ्लैग कोड को लेकर है। पूछा गया फ्लैग कोड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो फ्लैग होता है या ट्राई कलर जो है वो सिर्फ खादी का ही बनाया जा सकता है, मे बी। ये मशीन से भी बनाया जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। ट्राई कलर को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ध्यान से एक स्टेटमेंट को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। ट्राई कलर, अगर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर होता तो इसका आंसर कुछ अलग होता, लेकिन कुछ चेंजेस जो हैं वो हमने अपने फ्लैग कोड में करे हैं, जिसके बाद ये पहले होता था कि खादी का ही बनेगा, लेकिन अभी कहा गया है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पॉलिएस्टर का भी बनाया जा सकता है। ठीक है,
लास्ट ईयर तक था कि इसे हाथों से ही बनाया जाएगा, मशीन से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब ये मशीन से भी बनाया जा सकता है। इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए पहले से ही कह दिया कि अगस्त 11 से लेकर अगस्त 17 ये पूरा वीक जो है आपको पूरे देश के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और अदरवाइज भी ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ कहा गया है, हर घर तिरंगा कैंपेन करके एक चलाया गया, जिसमें हर व्यक्ति तिरंगे को यहाँ पर ले सके और अपने घर में लगा सके। इसी वजह से मशीन्स को भी अलाउ किया गया कि मशीन्स भी इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और पॉलिएस्टर का भी ये बन सकता है, जरूरी नहीं है कि खादी कॉटन का ही ये होना चाहिए। ठीक है, तो हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अलग अलग भारत के फ्लैग आपको दिखाए हुए हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग एरियाज में अडॉप्ट किए गए थे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये 1921 में अनऑफिशियल तौर पे अडॉप्ट किया गया था, ये 1931 में इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग था और फाइनली 1947 के अंदर जो फ्लैग है उसे ऑप्ट किया गया था, जो हम प्रेजेंटली भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कलर्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ग्रीन किस चीज को सिग्निफाई करता है, व्हाइट किस चीज को सिग्निफाई करता है, ठीक है, जो एम्बर कलर ऑरेंज कलर है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, ये जो चक्र है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ नेक्स्ट है पीजीआईडी, दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इज इट रिलीज पर नीति आयोग, एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय या कोई और ही एजेंसी है जिसका नाम यहां पर मेंशन नहीं किया गया? 10 सेकेंड्स सोचिए किसके द्वारा इसे लेकर आया गया होगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, जल्दी से आंसर करिए। 2018, 19, 19-20 का जो डेटा है वो रिपोर्ट के जरिए यहां पर दिया गया है और इसके अंदर राजस्थान ने टॉप पोजीशन हासिल करी है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया ये है क्या, लेकिन हाँ, राजस्थान ने टॉप पोजीशन हासिल करी है, फॉलोड बाय पंजाब, दूसरे नंबर पे पंजाब का नंबर आता है। अब ये जो पीजीआईडी है बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एजुकेशन का स्तर कैसा है, स्कूल्स के अंदर एजुकेशन कितनी क्वालिटी से दी जा रही है उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो यहां पर यह पाया गया कि राजस्थान और पंजाब के स्कूल्स के अंदर एजुकेशन का स्तर अच्छा है। एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया हमें देखने को मिला वो ये था कि स्कूल्स के अंदर जहां पे स्कूल्स ने सबसे कम स्कोर किया है वो था टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर। मींस कि वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, कंप्यूटर्स इनफ नंबर में या तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, या फिर अगर है भी सही तो उतने ज़्यादा नहीं है ताकि अच्छे से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो कि बात कर रहा है पीजीआईआई, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये किसका इनिशिएटिव है? क्या ये G7 का इनिशिएटिव है, G4 का इनिशिएटिव है, या फिर ये G20 का इनिशिएटिव है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स सोचिए और आंसर करिए। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये अभी न्यूज में था, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, और क्योंकि कोई चीज अभी न्यूज में थी तो दूसरी चीज जो अभी न्यूज में थी उसी से रिलेट करता होगा। G7 की मीटिंग हुई, वहां पर ही पीजीआईआई के बारे में बात करी गई और कहा गया कि हम पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है इसको लेकर आएंगे ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का जो BRI है उससे काउंटर किया जा सके। ठीक है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको यहां पर काउंटर किया जा सके। पहले भी एक B3W करके लेकर आया गया था, कितने लोगों को याद, हमने पढ़ा भी था उसके बारे में, एक MCQ भी डिस्कस किया था। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसको भी जो चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए लेकर आया गया था और ये इस बार कौन लेकर आया है? G7 कंट्रीज इसको लेकर आई हैं। ठीक है, चलिए नेट 50 कूपन कोड को आप यूज कर लीजिएगा। वंस अगेन जो आपकी डे वाइज प्रिपरेशन है, देखिए वैसे भी मैं आपको बताऊंगा जब आप खुद भी तैयारी करें ना तो अपना शेड्यूल जरूर बनाइएगा कि डे 1 में मुझे क्या करना है, मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेंसडे को क्या करना है, फिर मुझे सैटरडे संडे जो आता है, क्योंकि सैटरडे संडे को ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर आप कॉलेज जाते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं तो सैटरडे संडे को अलग तरीके से डिज़ाइन करेगा। तो आपका शेड्यूल हमेशा आपके सामने होना चाहिए क्योंकि वही आपका ब्लूप्रिंट है जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। विदाउट शेड्यूल पूरा साल कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप डे वाइज प्रिपरेशन जरूर करिएगा, चाहे आप किसी कोर्स के माध्यम से करें या अदरवाइज करें, लेकिन आपके पास पूरा शेड्यूल होना चाहिए। एक एक हफ्ते का, एक एक दिन का, एक साल का आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। और ये चीज़ मान के चलिएगा
कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने शेड्यूल बना लिया तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें आपको बीच बीच में मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे। ये भी चीज़ पहले से सोच के चलिएगा। तो यहाँ पर जो 200 डेज या यूपीएससी 2023 2024 का जो प्रोग्राम है, इसमें ऑलरेडी आपका डे वाइज प्लान बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है। इसको आप exam.netmock.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है गिग इकोनॉमी को लेकर। पूछा कि गिग इकोनॉमी जो है ये किसको हेल्प करती है, क्या ये रिटायर्ड लोगों को हेल्प करती है या नुकसान पहुंचाती है, विमेन को हेल्प करती है या नुकसान पहुंचाती है, व्हाट अबाउट फ्रीलांसर्स। सोचिए 10 सेकेंड्स। जब भी हम गिग इकोनॉमी की बात करते हैं हमारे ध्यान में क्या आता है, ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, जो आजकल के स्टार्टअप्स हैं वहां पर काम करने वाले लोग, राइट, जिसमें एक ट्रेडिशनल जैसे पुराने टाइम का एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता था, वो रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोग काम करते हैं, जब मन होता है काम करते हैं, जब मन नहीं होता है काम नहीं करते, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग दिन में कुछ और काम करते हैं, रात को उबर चलाते हैं, ठीक है, या फिर दिन में ओला चलाते हैं, रात को अपना कोई और काम करते हैं। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम आपको इसके अंदर मिलती है। सारे फायदे फायदे नहीं है, नुकसान भी है, बताऊंगा क्या। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विमेन को ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर कोई फ्रीलांसिंग काम घर में रहकर ही करना चाहता है, कोई प्रेग्नेंट विमेन है, मैरिड विमेन है, घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या फिर कुछ टाइम का रेस्ट लेना चाहते हैं और घर से ही काम करना चाहते हैं, तो विमेन के बारे में बताया गया, जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि गिग इकोनॉमी विमेन को सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, नेक्स्ट, कुछ लोग 60 ईयर्स तक की एज में काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर एनर्जी उसके बाद भी होती है, उनको लगता है कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो रिटायर्ड लोगों में आपने काफ़ी देखा होगा कि जैसे रिटायरमेंट होता है उसके बाद देखते हैं कि क्या बिजनेस करें क्या ना करें। तो यहाँ पर गिग इकोनॉमी एक फ्रीलांसर के तौर पे, जैसे विमेन काम कर रहे हैं, मान लीजिए विमेन जो है फ्रीलांसर के तौर पे कंटेंट क्रिएटर का काम कर रही हैं, उसी तरीके से रिटायर्ड लोग भी जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हुए फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीलांसर को तो ये हेल्प करता ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों को ही फायदा पहुंचाता है। अब नुकसान क्या होता है, नुकसान यही होता है कि जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ एक पुराने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मिला करती थी, जैसे मेडिकल के बेनिफिट्स, ठीक है, पेंशन के बेनिफिट्स, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तभी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्विस के पीछे जानते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिक्योरिटी मिलता है, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि गिग इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्चुअल काम में नहीं मिलते हैं, राइट। नाउ गिग इकोनॉमी के फायदे भी हैं, जैसे कि बैलेंसिंग करियर एंड फैमिली नीड्स। आप दोनों को अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ही काम करना है, जितना काम करोगे उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। देन आप एक्स्ट्रा मनी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप 9 to 5 कहीं और काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में, उसके बाद 2 घंटे आप कहीं पे फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल होता है, आप खुद डिसाइड करते हैं कब काम करना है, कैसे काम करना है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। खैर, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक रोड सेफ्टी प्रोग्राम को लेकर पूछ रहा है कि भारत के अंदर अभी क्या हुआ। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत को हम अप्रोक्सीमेटली आई थिंक $250 मिलियन देने की बात करी गई, ताकि भारत के अंदर रोड सेफ्टी जो है वो इंश्योर करी जा सके। इसमें कौन कौन से राज्यों को कवर किया गया जब हम ये रोड सेफ्टी को लेकर काम करना शुरू करेंगे? क्या आंध्र प्रदेश को कवर किया है, गुजरात को, उड़ीसा को? सोचिए, ये प्रोग्राम जो है इंडिया में तो इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इंडिया में सभी जगहों पर नहीं, कुछ कुछ जगहों पर, जैसे कि और खासतौर पर ऐसी जगह जहाँ पर रोड सेफ्टी या फिर कहें कि एक्सीडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यूपी के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देन तेलंगाना के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसको तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आंध्र, गुजरात, उड़ीसा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे बताया जाता है कि हर मिनट में कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और हर 4 मिनट में किसी न एक व्यक्ति की जान जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो यहाँ पर जब रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा तो इस डेथ रेट को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि पूछ रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, लेकिन इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री नहीं है। आप आंसर करिए, मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका न्यूज़ में क्यों था। चाइना की बुरी नज़र पड़ चुकी है इसके ऊपर, जैसे चाइना ने पहले ही मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान को तो वैसे ही लूट लिया है, और अगर आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर चाइना अभी धीरे धीरे उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनके साथ करार कर रहा है, और यहाँ पर पीस कॉन्फ्रेंस करने की बात करी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सिक्योरिटी के अंदर हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, बट चाइना का मेन जो इंटरेस्ट है वो तो आप जानते हैं कि अगर किसी कंट्री में चाह रहा है तो उसके पीछे उसके बेसिकली मंशा क्या होगी, राइट। तो जब हम सीड कंट्रीज की बात करते हैं, इसको याद करने का, या फिर कहें हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं, इसे सीड कंट्रीज भी कहा जा सकता है याद करने के लिए, क्योंकि इसमें 4 कंट्रीज होती हैं। डी से होती है जिबूती, ई से होती है इथियोपिया, ई से होती है एरिट्रिया, एंड एस से क्या होता है, सोमालिया।
ये 4 कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो साउथ अफ्रीका इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर आपको जो सोमालिया है, एरिट्रिया है, इथियोपिया है, ये कंट्रीज दिख जाएंगी। और आपको जिबूती कोई बता सकता है कहाँ पर है? ये बिल्कुल छोटी सी जगह है, गल्फ ऑफ एडन के पास, देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। हो सकता है इंटरनेट यूनाइटेड नेशन के हिसाब से भी एक बेसिक ह्यूमन राइट माना गया है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। इंटरनेट को लेकर आर्टिकल दिया गया था, तो पूछा जा सकता है इज इट अ फंडामेंटल राइट और नॉट। चलिए देखिए, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ये ह्यूमन राइट तो है ही। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, उसके हिसाब से जो इंटरनेट का एक्सेस है ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। गोल प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। गोल प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए। गोल 1.0 1-2 साल पहले लेकर आया गया था और अभी गोल 2.0 जो है इसे लेकर आया गया है। सो इसे लेकर आया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके अंदर किया क्या जाएगा? देखिए, गोल के अंदर जो ट्राइबल अफेयर मंत्रालय है प्लस फेसबुक जो है वो 2 चीजों की काम कर रहा है। वो स्किलिंग और अपस्किलिंग का बात काम कर रहा है, स्किल देने का काम और ट्राइबल यूथ को अपस्किल करने का काम कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम में जो ट्राइबल यूथ है उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलने में कमी ना हो, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर यूथ को हेल्प किया जा रहा है यहां पर स्किल्स को अटेन करने के लिए, राइट। चलिए, यहाँ पर 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज करेंगे पूरे लेक्चर को। सो प्लीज़ 2 मिनट के अंदर जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल कर पाएंगे उतना एग्जाम को क्रैक करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो जल्दी से बताएं, इंडिया वियतनाम को लेकर हमने क्या डिस्कस किया था? नेवी टू नेवी कॉपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस प्रोटोकॉल हमने साइन किया हुआ है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक अग्रीमेंट भी साइन किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस को लेकर दी है। जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 चीज़ें रिकॉल करी, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करने की, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, सबके नाम बता दीजिए मेरे नाम बताने से पहले। क्या कनाडा है? बिल्कुल है। जापान है? बिल्कुल है। चाइना बिल्कुल भी नहीं है। इटली भी इसके अंदर है। इसके अंदर यूके भी है, यूएस भी है, जर्मनी भी है। तो 4 कंट्रीज यूरोप की हैं, 2 कंट्री नॉर्थ अमेरिका की है और एक जापान जो एशिया की कंट्री है वो भी इसमें शामिल है। इंडिया इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़कर नेक्स्ट हमने जो डिस्कशन किया था फ्लैग कोड को लेकर था। फ्लैग किस किस का बनाया जा सकता है, किस किस प्रोडक्ट का, किस किस टेक्सटाइल का बनाया जा सकता है, बताइएगा। क्या इसे मशीन से बनाया जा सकता है? यस, हाथ से भी बनाया जा सकता है, मशीन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। खादी का बना लीजिए, कॉटन का बना लीजिए, पॉलिएस्टर का बना लीजिए। और अभी तो वैसे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई दे जाएगा आने वाले टाइम में, अभी कुछ 4-5 दिनों के बाद ही काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होंगे, इसे जो फ्लैग्स है उनको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी लोग अपने घरों में जो फ्लैग है उसको होइस्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, पीजीआई इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा लेकर आया गया है और ये किस चीज़ को दर्शाता है? एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा लेकर आया गया है। कौन से राज्य ने टॉप पोजीशन हासिल करे वो भी बताइएगा। एजुकेशन का स्तर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स के अंदर कैसा है उसके बारे में ये जानकारी देता है, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान टॉप पोजीशन पे है, फॉलोड बाय पंजाब। पीजीआई किसका इनिशिएटिव है? चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ये जो इनिशिएटिव लेकर आया गया ये G7 कंट्रीज के द्वारा लेकर आया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जो डे वाइज प्रिपरेशन है उसे करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो किसी कोर्स के थ्रू हो या फिर आपके अपने थ्रू। शेड्यूल आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कल आपको क्या पढ़ना है, परसों आपको क्या पढ़ना है। तो ये रोड मैप जब आपके पास होगा तो ही 1 साल के बाद लगेगा कि हाँ तैयारी आपकी पूरी हुई है, नहीं तो टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। गिग इकॉनमी किसको हेल्प करती है? रिटायर्ड लोगों को हेल्प करती है क्या? बिल्कुल करती है। विमेन फ्रीलांसर्स को हेल्प करती है। कुछ फायदे होते हैं इसके, लेकिन काफ़ी नुकसान भी, वो भी हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के रोड सेफ्टी प्रोग्राम को देखा, जिसमें आंध्र, गुजरात, उड़ीसा के साथ साथ तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यूपी को भी शामिल किया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हमने देखी थी, सीड कंट्री जिसको कहा जाता है। एस स्टैंड्स फॉर सोमालिया, ई स्टैंड्स फॉर इथियोपिया, ई स्टैंड्स फॉर एरिट्रिया एंड डी स्टैंड्स फॉर जिबूती, ठीक है। नेक्स्ट
नाइन्थ क्वेश्चन में हमने देखा था क्या इंटरनेट का एक्सेस फंडामेंटल राइट है या नहीं है, अगर है तो कौन से आर्टिकल के अंदर। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ये आपके ह्यूमन राइट के अंडर आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के हिसाब से फंडामेंटल राइट माना जाता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपका राइट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में हमने गोल प्रोग्राम के बारे में देखा था, जो कि कौन लेकर आया है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, किस कंपनी के साथ, फेसबुक के साथ इसे लेकर आए हैं, ताकि जो ट्राइबल यूथ है उनकी यहाँ पे अपस्किलिंग करी जा सके, ताकि उनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में जल्दी से मुझे बताइएगा कि जो फ्लैग के कलर्स हैं, फ्लैग के अलग अलग जो कलर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ये देखने के लिए कि टॉपर पोजीशन पे कौन आया है, किसने टॉप पोजीशन हासिल करी है। एंड वंस अगेन जो बेल आइकन होता है ना, इसको प्रेस करके ऑल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपका पहला जो वीडियो होगा, जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, वो आज अपलोड किया जाएगा, उन सबके नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड किया जाता है आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।